हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग आज डीपीपी में ज्योग्राफी भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों डीपीपी का फुल फॉर्म होता है डेली प्रैक्टिस पेपर, जहां हम लोग डेली प्रीलिम्स के लिए जो जीएस का क्वेश्चंस होता है उसको हम लोग अभ्यास करते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ उत्तर नहीं देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, बल्कि ये भी देखते हैं कि वो उत्तर क्यों है और बाकी जो विकल्प है वो गलत क्यों है। ठीक है, इस कोर्स को ये पूर्णतः हिंदी में होगा, जिसमें हिंदी में क्वेश्चंस रहेंगे और उसका जो व्याख्या होगा वो भी आपको हिंदी में हम बताएंगे। ठीक है, ये कोर्स को प्रेजेंट कर दिया जा रहा है मेरे द्वारा। ये मेरा फ़ोटो है जो मैं अभी ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ जो यूपीएससी का मेंस 2020 में हुआ था दोस्तों, और यूपीपीसीएस का मेंस जो 2021 में हुआ था उसमें मैं अपीयर हुआ था। ठीक है, इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज ज्योग्राफी का डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर। इसका इंग्लिश में दोस्तों आ चुका है। ठीक है, ये अभी हिंदी मीडियम बच्चे के लिए है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न देखते हैं ज्योग्राफी का। इसमें कुछ आपको इन्वायरमेंट के भी प्रश्न रहेंगे दोस्तों, इसमें ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों मिक्स है। ठीक है, इसका इंग्लिश में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। बोला निम्नलिखित भाषा परिवार वर्गों को भारत में उनके बोलने वाले के प्रतिशत के घटने क्रम में बताना है, कि जो सबसे भाषा अधिक बोली जाती है उसको सबसे पहले रखिए और जो कब से कम बोली जाती है उसको सबसे कम। ठीक, तो बोला ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीन तिब्बती और भारतीय यूरोपीय भाषा। बहुत आसान है। अगर मैं इंडिया बना लूँ दोस्तों तो आपको पता है कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो द्रविड़ प्रदेश है। ठीक है, और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको वो कैसा है, भारतीय यूरोपीय। ठीक है, और जो इधर वाला पोर्शन है वो चाइना इंडिया का है, नॉर्थ ईस्ट वाला। ठीक है, चीन तिब्बती जो बोलते हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रिक जो होता है वो बीच बीच थोड़ा थोड़ा जो ट्राइबल लोग होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं वो बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन बोला गया, ये वाला लोग, उसके बाद द्रविड़, उसके बाद आपका ये वाला, और फिर जाके सबसे कम जो है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपका ये भारतीय, उसके बाद द्रविड़, उसके बाद आपका ऑस्ट्रिक, जो आपका ये वाला ट्राइबल लोग बोलते हैं, आदिवासी लोग, मुंडा लोग, और लास्ट में सबसे कम चीनी तिब्बती। तो मेरा 1 का जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा बी, सबसे ज़्यादा भारतीय, फिर आपके द्रविड़, फिर आपके बाद ऑस्ट्रिक और फिर सबसे कम चीन तिब्बती। सही गुट कौन सा होगा, बी। समझ गए। आगे देखते हैं। भारत के सड़क नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सड़क नेटवर्क में बताना है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के कुल सड़क मार्ग का 2% है, लेकिन लगभग 40% सड़क यातायात इन्हीं के माध्यम से होता है। ठीक है, राज्य राजमार्ग देश में कुल सड़क लंबाई के 10% है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आप अपने ऑब्जर्वेशन से, अवलोकन से बना सकते हैं। आपको नेशनल हाईवे दिखता है तो आप कहाँ बड़े बड़े शहर में दिखता होगा, सब जगह तो नहीं है, तो आप मान सकते हैं कि 2% होगा। और इसमें देखिए कितना भीड़ भाड़ रहता है, तो 40% सड़क यातायात होता है, तो ये एकदम सही। राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे आपने उतना नाम में सुना है नहीं, तो उसका बोल रहा है कि पूरे सड़क का 10% होगा। नहीं हो सकता है। देखिए इंडिया है तो इंडिया की राजधानी क्या है, दिल्ली। ठीक है, तो जितने भी शहर का मेन कोई भी राज्य का मेन जगह है उसको जब जोड़ता है, एक राज्य का राजधानी से दूसरे राज्य की राजधानी को जोड़ेगा, फिर उसको दिल्ली से जोड़ेगा, तो उसको हम लोग नेशनल हाईवे बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग। स्टेट हाईवे क्या होता है, राज्य राजमार्ग क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए ये झारखंड है। ठीक है, तो झारखंड का ये रांची होगा, रांची से जो जिला को जोड़ेगा, जैसे गिरिडीह को जोड़ रहा है, हजारीबाग को जोड़ रहा है, कोडरमा को जोड़ रहा है, बोकारो को जोड़ रहा है, धनबाद को जोड़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, राज्य राजमार्ग। जो राज्य की जो राजधानी होती है उसको विभिन्न जिलों से जोड़ता है, उसको राज्य राजमार्ग बोलते हैं। ठीक, तो ये पूरे जितना भी रोड है इंडिया में उसका 10% नहीं है, 3% है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा राजमार्ग होता है जिला राजमार्ग। इसमें क्या होता है, तो पता है कोई जिला है जैसे रामगढ़, तो रामगढ़ जो जिला है दोस्तों, उसके रामगढ़ में छोटे छोटे भी कुछ शहर होंगे, जैसे पंबा है, पचम्बा है, ये है वो है। तो जो जिला को बाकी मेन शहर से जोड़ता है उस जिले के, उसको हम लोग जिला राजमार्ग बोलते हैं। ठीक है, और बाकी इसके अलावा, इन तीनों के अलावा बाकी जो होता है उसको अन्य राजमार्ग के रूप में हम लोग रखते हैं, जिसमें जो छोटे छोटे जो गांव में होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वो है अन्य राजमार्ग का, मतलब जो
ग्राम सड़क योजना के तहत जो रोड बनता है छोटे छोटे उसका, उससे कम राजमार्ग आपका जिले का है, उससे कम आपका स्टेट का है, और सबसे कम संख्या या मात्रा में लंबाई में सबसे कम किसका है, नेशनल हाईवे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कम नेशनल हाईवे, उससे ज़्यादा स्टेट हाईवे, उससे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हाईवे, और उससे ज़्यादा रूरल हाईवे, ग्रामीण हाईवे। ठीक, तो ये गलत है, कौन सा सही है, तो सिर्फ ये सही है, 2 का ये होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में होम शोरिंग क्या है। तो होम शोरिंग, होम मतलब घर, शोरिंग मतलब काम करना, तो होम शोरिंग मतलब घर से कोई काम करना। तो इसका आंसर क्या होगा, एक बाहरी कार्यालय से दूरस्थ रूप से अपना कार्य करने वाले कर्मचारियों को काम पर रखने की प्रक्रिया है। कि मान लीजिए कोई कंपनी है, लंदन में है, या लंदन तो थोड़ी दूर का है, हैदराबाद में, तो कोई युवक जो है बिहार में रह के इसके लिए काम कर रहा है ऑनलाइन। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम रोरिंग, होम शोरिंग, क्या बोलते हैं, होम शोरिंग। इसको आप एलिमिनेट भी कर सकते थे, होम, होम माने घर, तो जहाँ जहाँ घर का टाइप का कुछ है, तो आप देखिए इसमें बोला तटीय कस्बों के पास उद्योगों के स्थानांतरण, इसमें घर का बात नहीं बोला गया। इसमें क्या बोला, शिशु देखभाल जैसी अवैतनिक गतिविधियों को मौद्रिक मूल्य प्रदान करने की प्रक्रिया को, हो सकता है गतिविधि। इस बोला फिनटेक द्वारा नई भर्तियों का आंतरिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया को, इसमें भी होम का बात नहीं बोला गया, गृह का बात इसमें ज़्यादा फिट कर रहा है। ये बोल रहा है कि दूरस्थ रूप से, दूरस्थ मतलब अपने घर से का अपना कार्य करने वाले कर्मचारियों को काम पर रखने का एक प्रक्रिया है, तो ये होगा। ठीक, तो 3 का बी होगा। अगला देखते हैं नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के संदर्भ में बताना है आपको कि कौन सा सही है। ये बोला यह एक निर्यात गैस पाइपलाइन है जो उत्तरी सागर से होकर गुजरती है, यह केवल जर्मनी और रूस के अनन्य आर्थिक क्षेत्रों को पार करती है। ठीक है, तो देखिए अब ये अगर आपको पता है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, तब तो आप इसको बनाइए, और नहीं पता है तो आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि यूपीएससी में हर क्वेश्चन को आपको नहीं बनाना है, कुछ क्वेश्चन छोड़ दें जिसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन तो इस कैसे बना पाएंगे, है ना। तो कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिए, वैसे भी यूपीएससी में जो कट ऑफ जाता है दोस्तों वो 100 से 105 जाता है, 200 में से 100 से 105। कुछ क्वेश्चन को छोड़ देंगे, अगर मान लीजिए आपका 60 क्वेश्चन सही है ना, 60 से 65, और 30 से 35 क्वेश्चन आपका गलत भी है या छोड़ भी दे रहे हैं, फिर भी आपका कट ऑफ जो है 100 से 105 के ऊपर ही रहेगा, आराम से निकाल लेंगे, इसको आप छोड़ सकते हैं। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो है दोस्तों वो उत्तरी सागर नहीं है, ये बाल्टिक सी से जाती है, बाल्टिक सागर से। ठीक है, और दूसरा ये जर्मनी और केवल जर्मनी और रूस से नहीं जाती है, बल्कि इसमें आपका स्वीडन भी है, इसमें आपका डेनमार्क भी है। ठीक है, ये सब देश भी इससे होके जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों कौन सा सही है, दोनों गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, तो होगा ना तो 1 ना तो 2, एक भी नहीं और 2 भी नहीं। ठीक है, अगला है स्टेपरोज पॉइंट, मॉरिस विले, स्कनथॉर्प और पोर्ट टैलबोट विश्व के विभिन्न हिस्सों में आर्थिक औद्योगिक केंद्र है। तो कैसा है, महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र। ठीक है, ये एरिया, तो बोल रहा है ये एरिया क्यों फेमस है, क्यों औद्योगिक केंद्र। अब इसमें से हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल। ठीक, अब देखिए बोल रहा है कि महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र। अभी के डेट में कॉटन इंडस्ट्री उतना रेलिवेंट है नहीं है, ये अंग्रेज के समय में बहुत होता था, तो इसको आप हटा दीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र, यूपीएससी जब कोई भी क्वेश्चन तभी पूछता है जब वो थोड़ा इंपॉर्टेंट, वैसे नहीं फालतू पूछ देगा। एक बार पूछा था, कोई दे दिया था कि फलाना चीज़ न्यूज में था, ये क्या था क्वेश्चन, और इसका ऑप्शन दिया, ये लिपस्टिक में प्रयोग होता है, दूसरा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, और तीसरा कुछ और था, चौथा अब बोला लिपस्टिक। दोस्तों लिपस्टिक का क्या मतलब है, कोई है उतना यूज है, उतना बहुत बड़ा चीज़ है क्या, नहीं। इसको काट दी, इन्वायरमेंट, हाँ पूरा सरकार सब लोग इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होता है दोस्तों, इन्वायरमेंट, और वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो उसी तरह देखिए ये पूछ रहा है ये वाला चीज़ जो है फेमस है, तो क्यों फेमस था ये सब स्थान, है ना। अभी तो सूती वस्त्र उद्योग का भी कोई उतना यूज नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं। ठीक, उसके बाद लौह इस्पात बचा, सूचना प्रौद्योगिकी बचा, और फार्मास्यूटिकल। तो लौह इस्पात तो है, आयरन एंड स्टील, बिना आयरन एंड स्टील के तो कुछ होगा ही नहीं दोस्तों। सूचना एंड प्रौद्योगिकी, आईटी इंडस्ट्री। दोस्तों अगर ये आईटी इंडस्ट्री होता तो इसमें सिलिकॉन वैली का नाम होता, मैसाचुसेट्स होता, जिससे आप पूछते हैं
अभी कोई रिलेटिव या कोई आपका दोस्त अगर काम करता होगा अमेरिका में तो क्या बोलेगा, यार मैसाचुसेट्स में काम करते हैं या इसमें। अगर आईटी इंडस्ट्री होता तो हम ज़रूर इसका नाम कहीं ना कहीं सुनते हैं। तो हमने स्टैपरोच पॉइंट, मॉरिस वैली कहीं भी नाम नहीं सुने, ठीक है। तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब बचा फार्मास्यूटिकल्स और उद्योग और लौह इस्पात। अब दोनों में ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी के रेट में क्या है दोस्तों, दवा दारू की लौह इस्पात, ऑब्वियसली क्या है, लौह इस्पात। ये महत्वपूर्ण क्या है, औद्योगिक केंद्र। फार्मास्यूटिकल्स तो यार कहीं भी बन जाएगा, ऐसा कोई थोड़ी है कि फिक्स एरिया में ही बनेगा, है ना। तो इसका आंसर जो क्या होगा, लौह इस्पात। समझ में आया। तो इस तरह से लॉजिक लगा के थोड़ा आप एलिमिनेट करके भी उत्तर की तरफ पहुंच सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं। एक तरफ में हमें मिलान करना है, कौन सा सही युग्म सुमेलित है। बोल रहा है बॉक्साइट, मैकाल की पहाड़ी, तांबा, बालाघाट, अभ्रक, नेल्लोर, ठीक है। अगर दोस्तों आपको पता है कि तांबा जो होता है वो भारत में लगभग बहुत जगह मिलता है, लेकिन कुछ जो फेमस जगह है वो है कि खेतड़ी, खेतड़ी है कहाँ पे, राजस्थान में। उसके बाद सिंहभूम है कहाँ पे, झारखंड में, ठीक। उसके बाद बालाघाट एमपी में है, क्या है, कॉपर, बालाघाट में। तो मतलब ये सही है। उसी तरह अभ्रक जो है जिसको माइका बोलते हैं, ये आपको झारखंड के छोटा नागपुर प्लेटू में मिलता है, कहाँ पे, तो हजारीबाग में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में भी मिलता है, नेल्लोर में, तो ये भी सही है। जो बॉक्साइट है वो मैकाल की पहाड़ी में मिलती है, ठीक है, विंध्या में मिलता है, विंध्याचल में। तो ये भी हमारा सही है दोस्तों। तो कौन सा सही सुमेलित है, तो तीनों। अब ये जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया इसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए दोस्तों। इसको टेस्ट सीरीज को मूवी के रूप में मत देखिए, ठीक है। शुरू में आप देख लीजिए एक बार, लेकिन इसको नोट्स भी साथ साथ बनाते जाइए, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया जा रहा है, साथ ही साथ ट्रिक व्रिक भी आपको बीच बीच में बताया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला 1940 से पूर्व राष्ट्रीय खेलों को और भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में जाना जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात लगातार प्रत्येक 2 वर्षों पर इनका आयोजन किया जाता रहा है और 36वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर सावज है, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय खेल के बारे में बोला कि इसको भारत में जब ओलंपिक खेल के रूप में इसको जानते थे 1940 के पहले, और जब आज़ाद हो गया तो हमेशा लगातार 2 वर्षों में एक बार हुआ है दोस्तों। ऐसा हो सकता है क्या कि लगातार 2 वर्ष में एक बार हुआ है, हो सकता है नहीं, क्योंकि पता है 1947 में देश आज़ाद हुआ, फिर 1962 में जो है हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, 1971 में हमारा जो है बांग्लादेश का आज़ादी हम लोग करवाएं, 1999 में हमारा कारगिल हुआ दोस्तों, फिर 2008-9 में हमारा पूरे विश्व में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, उसके बाद जाके 2020-21 में कोविड हुआ। तो कभी ना कभी तो टाइम आया होगा कि राष्ट्रीय खेल हमेशा 2 साल में लगातार नहीं हुआ होगा, कभी ना कभी तो किसी कारणवश डिले हुआ होगा। तो ये तो हमारा लगातार नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब दूसरा गलत है। जैसे ही दूसरा आपने काटा है तो आपका आंसर डायरेक्ट मिल गया 7 का डी, मतलब 36वें राष्ट्रीय खेल जो इंडिया में भी आयोजित हो गया है उसका शुभंकर सावज है, ठीक है। ठीक है दोस्तों। तो सावज जो है एशियाई जो शेर है, जैसे गिर फॉरेस्ट में जो शेर मिलता है एशियाटिक लायन, उसको प्रतिनिधि करता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। सावज पूछ लगेगा सावज क्या है, तो सावज एशियाई शेरों का प्रतिनिधि करता है। एशियाई शेर जो है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व में भारत में मिलता है, और वो मिलता है आपका गिर फॉरेस्ट में, गिर नेशनल पार्क में, ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। कौन सा सही है, तो केवल 1 और 3, 2 गलत है, क्योंकि लगातार 2 साल हमेशा ये नहीं हुआ है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आवा जनजाति आखेटको एवं खाद्य संग्राहकों का एक समूह है जो ब्राज़ील के अमेजन वर्षावनों में निवास करते हैं। तो आवा जनजाति के बारे में, ठीक है, बोल रहा है वो ब्राज़ील में रहता है। फिर बोल रहा है हिम्बा जनजाति वो नामीबिया में रहता है, और बयाका जनजाति वो प्रशांत महासागर में के द्वीप में रहता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, ठीक। और इसका इन्फॉर्मेशन को आप याद कर लीजिए कि ठीक है आवा जनजाति ब्राज़ील में रहता है। अगर ये ऐसा नहीं आपको याद होगा, आप आवा जनजाति गूगल में टाइप कीजिए, आवा ट्राइब, ठीक है, तो आपको आ जाएगा ब्राज़ील में। आवा ट्राइब लिख दीजिए ब्राज़ील, तो फिर आप देखेंगे उनका फ़ोटो आ जाएगा, ठीक है। फिर उनको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि अच्छा ये आवा जनजाति है, फिर भूलेंगे नहीं। उसी तरह हिम्बा जनजाति नामीबिया में बहुत, आप देखेंगे तो बहुत आपको अट्रैक्टिव लगेगा,
इनका बाल का जो सजाने का तरीका है दोस्तों बहुत यूनिक है, ठीक है, देखिएगा ज़रूर, रेड कलर का, बहुत मज़ा आएगा, ठीक। दिखाया जाएगा कि किस तरह से वो अपने को डेकोरेट करते हैं, है ना, ठीक है। और बयाका जनजाति आपका जो है अफ्रीका में मिलता है दोस्तों, प्रशांत महासागर में नहीं है। तीसरा मेरा गलत है, ठीक है, 1 और 2। तो आप जब अपने नोट्स बनाएंगे, ठीक है, देखिए आप एक नोटबुक रखिए, ठीक है, नोटबुक रखिए और उसको थोड़ा मोटा लीजिएगा, तकरीबन समझ लीजिए कि 100 से 150 पेज का नोटबुक लीजिएगा, उसको 40-40 पेज आप डिवाइड कर लीजिए और 40 पेज में लिख दीजिए, एक में ज्योग्राफी, दूसरे में हिस्ट्री 40 पेज, फिर 40 पेज को इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, ठीक। अब उसमें जब जो भी मैं डिस्कस करता हूँ उसका एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो उसको आप ज्योग्राफी वाले में एक साथ लिख दीजिए। फिर अगला टेस्ट हिस्ट्री का होगा तो हिस्ट्री वाले में आप हिस्ट्री का लिख देंगे। ऐसे क्या होगा, जब हम लोग का एग्ज़ाम के जब अंत तक रहेंगे तो हम लोगों का 3000 के से 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा दोस्तों। तो आपका फैक्ट का एक बुक बन जाएगा, तो आपको रिवीजन करने में आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसलिए एक ट्रिक है, क्योंकि आप बार बार जो है नोटबुक खोल के नहीं रख सकते। अगर आपने एक बार लिखा है तो उसको तुरंत से आप रिवाइज कर लेंगे एग्ज़ाम के एक रात पहले भी, ठीक है। तो ये हमारा गलत है, आंसर होगा 8 का ये, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर जनजाति से क्वेश्चन पूछा है, विश्व की लुप्त प्राय जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंकुत्सु बोल रहा है कोलंबिया, जरावा भारत, नुकाक ब्राज़ील। और कौन सा सुमेलित है पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो मैच वाला तो आप एकदम सतर्क हो जाएं। यूपीएससी क्या करेगा, एक ऑप्शन को दूसरे से मिला देगा, ठीक है। देखिए हमको तो ये तो पता है कि जरावा भारत में है, इसका मतलब 2 तो एकदम सही है, तो 3 गया और ये भी गया। अब चेक करना कि क्या तीसरा जो है सही है या नहीं। तो नुकाक जो है ना दोस्तों, ये आपको मिलता है कोलंबिया में, और जो अंकत्सु है वो मिलता है ब्राज़ील में, ठीक है। तो ये भी गलत है तीसरा, तो पहला भी गलत है, 2 होगा सिर्फ, समझ में आया। तो आपको याद रखना है कि ब्राज़ील जो है दोस्तों उसमें 2 ट्राइब फेमस है, एक आवा, ऊपर हम लोग पढ़े आवा, और दूसरा अंकत्सु, ठीक है, अंकुत्सु। तो मतलब ए से दोनों है, तो आप याद कर लीजिए आवा एंड अंकत्सु ब्राज़ील में, AB, ठीक। नुकाक याद कर लीजिएगा कोलंबिया, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बोले हाल ही में विश्वसनीय निधि से प्राचीन DNA के निष्कर्षण का प्रदर्शन करते हुए चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है ना। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो DNA के लिए क्या दिया, नोबेल प्राइज़ मिला है इस बार, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक कोशिका में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में DNA पाया जाता है। देखिए ये हमारा कोशिका होता है, कोशिका में ये क्या होता है, बीच में केंद्रक, तो आपको पता है केंद्रक में DNA रहता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है जिसको पावर हाउस बोलते हैं, जिससे ऊर्जा निकलता है, सेल को ऊर्जा मिलता है, उसमें भी कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें भी कुछ DNA होता है। तो दोनों में DNA पाया जाता है, केंद्रक में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी, ये भी एकदम सही है। आपको पता है DNA जो होता है दोस्तों वो डबल हेलिकल होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो 99% जितना DNA होता है वो आपका न्यूक्लियस में मिलता है, और बाकी 1% से भी कम कहाँ मिलता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। तो देखिए न्यूक्लियस में DNA कितना है, 99%। तो बहुत सारा DNA होगा ना, ऐसे ऐसे पूरा DNA रहेगा, पूरा गिजमिज रहेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि और माइटोकॉन्ड्रिया में DNA क्या होगा, कम, तो वहाँ पे DNA क्या होगा, थोड़ा दूर दूर होगा। तो बोल रहा है केंद्रक के DNA की तुलना में माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम अधिक पुनर्प्राप्ति योग्य है। सही बात है कि केंद्रक में बहुत सारा DNA है तो एक दूसरे सब उलझ जाएगा तो आप निकाल नहीं पाओगे आसानी से, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में DNA क्या होता है दोस्तों, कम होता है, तो आसानी से उसको प्राप्त कर सकते हो, ठीक। तो ये सही है। तो हमें कौन सा सही पूछा है, तो 10 का होगा C, 1 और 2 दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक। बोला खनिज, जल की उपलब्धता, भौगोलिक स्थिति, शहरीकरण। इसको आप नॉर्मल सोच के देखिए, जहाँ खनिज होगा वहीं तो लोग आएंगे, क्योंकि खनिज होगा तो फैक्ट्री आएगा तो रोज़गार क्रिएट होगा, रोज़गार मिलेगा तो लोग वहीं आ आएंगे। दूसरा जहाँ पे जल होगा वहीं पे जीवन होगा तो वहीं पे लोग आएंगे, है कि नहीं। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता हो या फिर
मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, है ना, या फिर आपको जैसे जो जनपद महाजनपद का उदय हुआ है वो भी नदी के किनारे हुआ है। मगध महाजनपद कहाँ हुआ है, तो नदी के किनारे हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य का भी साम्राज्य वहीं हुआ है। तो जहाँ पानी रहेगा वहीं तो लोग आएंगे। अभी भी देखिए कि जहाँ पे रेगिस्तान में कोई रहना पसंद करता है नहीं, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है। देखिए गंगा नदी के किनारे आपको देखिए कितना जो है भीड़ भाड़ रहेगा। ठीक, भौगोलिक स्थिति उसी तरह, जो एरिया प्लेन है उसमें लोग रहेंगे, जो उबड़ खाबड़ है, जो पहाड़ पर्वत है, नहीं रहते हैं। इसलिए आप उत्तराखंड चले जाइए, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे लोग आपको कम दिखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में। वहीं आप बिहार में आइए, यूपी में आइए, तो इनका क्या ही कहना, पैर रखने का जगह नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये भी होगा, शहरीकरण होगा ही। जहाँ शहर वहाँ फैक्ट्री, वहाँ लोग आएंगे। जैसे दिल्ली में ज़्यादा लोग रहते हैं, वहीं आप चले जाइए किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे शहर है ही नहीं, गांव है, तो गांव में कम लोग रहते हैं, है ना। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कौन करता है, तो चारों। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, 1 2 3 और 4। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958, जिसको हिंदी में बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं AFSPA, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, जिसमें सशस्त्र बल को विशेष शक्ति दिया गया है। ये 1958 का कानून है दोस्तों। ठीक है, तो उसके बारे में, यह अधिनियम उत्तर पूर्व और जम्मू कश्मीर में विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया है। ठीक है, दूसरा, केवल राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक ही किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। वर्तमान में यह 6ठी अनुसूची के तहत आने वाले सभी राज्यों में लागू है। ठीक है, देखिए ये कानून कब का है, 1958। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में पता है आपको कि उनका विशेष राज्य का दर्जा था 370 के अंदर। ठीक है, तो ये दोस्तों जब कानून लाया गया था 58 में, तब 370 तो था ही, 370 तो अभी हटा है। और आपको पता है कि कोई भी कानून जम्मू कश्मीर में नहीं लगता था, उसके लिए अलग से कानून था जम्मू कश्मीर में। उसी तरह AFSPA भी जम्मू कश्मीर में नहीं लगता था, उसके लिए उनके अलग कानून था। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। इसका मतलब ये गलत हुआ। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं, मतलब पहला गलत है, पहला गलत है तो मेरा ये गलत चला गया। अब चेक करना है दूसरा, तो बोल रहा है केवल राज्य के राज्यपाल और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक ही क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये कथन ये बता रहा है कि जो केंद्र सरकार है उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकता है। दोस्तों ये बताइए, शिक्षा को अधिकार करने का, सुरक्षा को प्रदान करने का जो जिम्मेदारी होता है भारत की सुरक्षा को, वो किसका होता है, सेंटर का होता है, केंद्र का होता है। ठीक है, तो जब केंद्र सरकार को अगर पावर अगर बोल रहा है ये कानून के तहत है ही नहीं, तो फिर कैसे चलेगा दोस्तों काम, है ना। तो ये हमारा गलत है। केंद्र सरकार को पावर है कि वो किसी एरिया को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक है, जब कोई भी एरिया अशांत क्षेत्र घोषित हो जाता है तो वहाँ पे सशस्त्र बल को लाने की मंजूरी मिल जाती है। अब सशस्त्र बल उस एरिया में आके जो प्रशासन है उसको सपोर्ट करके जो भी अशांत एरिया को शांत एरिया में परिवर्तन करने का कोशिश करता है दोस्तों। तो हमारा दूसरा गलत होगा, क्योंकि सिर्फ राज्यपाल और प्रशासक को ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार को भी पावर होता है। तो जो हमारा आंसर होगा डी, मतलब कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं है। ठीक है, अब है कि 6ठी अनुसूची में सभी राज्य को इसमें लागू है, ये नहीं। आप 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य आते हैं, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो त्रिपुरा बहुत शांत एरिया है दोस्तों। अभी त्रिपुरा में जब से गवर्नमेंट 30 साल से त्रिपुरा में हिंसा उतना नहीं हुआ है, तो वहाँ पे क्यों हम लोग AFSPA लेके आएंगे अभी, है ना। अभी AFSPA जो है वो आपका मेघालय में भी नहीं है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कुछ में है, थोड़ा सा असम में है। ठीक है ना, तो हमारा ये गलत होगा। तो आंसर हो गया 12 का डी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पतन दिया है, दूसरा तरफ विशेषता दिया है। ठीक है, कांडला, कांडला कहाँ है दोस्तों, अगर इंडिया बना है, अगर इंडिया बना है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, उतना कुछ है नहीं। कांडा कहाँ है दोस्तों, गुजरात में। तो गुजरात में क्या होता है, बोल रहे ज्वार, ये पता है, ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा तो होगा ही दोस्तों, समुद्र है, तो मतलब ये सही है। दूसरा, तूतीकोरिन कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में है, और प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक तो होगा ही, समुद्र के नज़दीक है। ठीक है, ये भी सही है। कलकत्ता कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे कलकत्ता।
तो जो कलकत्ता है दोस्तों बोल रहा है कि ये अंतःस्थलीय नदीय पतन है, मतलब नदी के पास स्थित है। तो कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। तो ये भी सही है कि अंतःस्थलीय है और नदीय पतन है, ये भी सही है। 1 2 3 सही है, तो एक ही ऑप्शन बचा 1 2 3 और 4, मतलब चौथा भी ऑटोमेटिकली सही हो गया। तो विशाखा है, विशाखापत्तनम क्या है? सबसे गहरा स्थल रुद्ध पतन है। स्थल रुद्ध का मतलब चारों तरफ ज़मीन है और बीच में पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे होगा कनेक्टिविटी का कि यहाँ पे हम लोग पत्थर तोड़ दिए होंगे ताकि यहाँ से आसानी से समुद्र में चला जाइए, लेकिन चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है वो बंदरगाह पतन, ठीक है। तो सम्मिलित क्या है? 13 का होगा सी, ठीक है। अगला देखते हैं, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो किसके बारे में है? देखिए, विश्व प्रवासन, ठीक है। तो बोला यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन जारी करता है, द्वारा प्रकाशित की गई थी। यहाँ पे विश्व की बात बोला, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय की बात बोला। प्रवासन का मतलब लॉजिक लगाइएगा तो ये कथन एकदम सही होगा। कोई भी चीज़ अंतर्राष्ट्रीय होगा तभी तो वो विश्व होगा, है कि नहीं। तो यही संगठन जारी करता है, एकदम सही है। बोला इस रिपोर्ट के अनुसार ऐतिहासिक प्रवृत्ति के विपरीत संघर्षों की तुलना में आपदाओं से अधिक लोग विस्थापित हो रहे हैं। बोला कि जो लोग विस्थापित हो रहे हैं वो आपदा से अधिक हो रहा है, संघर्ष से कम। अभी देखिए संघर्ष पूरे विश्व में लगभग अभी कम हो रहा है। रसिया यूक्रेन में थोड़ा थोड़ा संघर्ष होता है, बाकी अभी कहीं और संघर्ष नहीं हो रहा है। पहले जैसा टाइम नहीं है कि विश्व युद्ध हो रहा है, तो लोग इधर से उधर विस्थापित हो रहे हैं। अभी जो लोग विस्थापित हो रहे हैं दोस्तों, वो आपदा के कारण है, चाहे वो आपका कोरोना का आपदा हो, या कहीं पे भूकंप आ गया हो, या कहीं पे आप मतलब जैसे कि अभी सीरिया में भूकंप आया तो कितने सारे लोग डेथ कर गए, कितने सारे लोग वहाँ से विस्थापित हो गए। कहीं कहीं भूखमरी हो जाता है, उसके कारण होता है, ठीक है। कहीं कहीं आपका बाढ़ आ गया तो उससे लोग विस्थापित हो रहे हैं। तो मेन अभी जो है आपदा के कारण हो रहा है, अभी संघर्ष के कारण उतना लोग विस्थापन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये एकदम क्या है दोस्तों? सही है, क्योंकि आपदा से अधिक हो रहा है, मतलब पहला और दूसरा सही है। मतलब ये और ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें पहला नहीं है, इसमें दूसरा नहीं है। तीसरा है कि अफ्रीका में आपदाओं के कारण सर्वाधिक विस्थापन दर्ज किया गया था। अफ्रीका में आपदाओं के कारण, अफ्रीका में आपदा आती है दोस्तों? उतना नहीं आती है। अफ्रीका में क्या आपदा आएगी? आपदा कहाँ पे आएगी? अगर जिसके चारों तरफ पानी है, या फिर जो है भूकंप जहाँ पे अधिक आ रहा है, या फिर बाढ़ जहाँ पे अधिक आ रहा है, वहाँ पे आपदा आएगी। अफ्रीका में तो एक दूसरे से कंट्री लड़ते रहते हैं। यहीं पे आपका बोको हरम है, यहीं पे आपका जो बोको हरम जो आतंकवादी संगठन है, यहीं पे आपका दुनिया भर का क्राइम होता है। एक देश नॉर्थ सूडान साउथ सूडान से लड़ रहा है, ठीक है, नामीबिया लड़ रहा है, इधर उधर से लड़ाई पढ़ाई होते रहता है। तो वहाँ पे आपदा के कारण सर्वाधिक विस्थापन नहीं हुआ है, वहाँ पे संघर्ष के कारण विस्थापन ज़्यादा हुआ है। आपदा के कारण सर्वाधिक विस्थापन हुआ है दोस्तों एशिया में, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फिलीपींस, जहाँ पे हमेशा जो है लोग विस्थापन हो रहे हैं। क्योंकि फिलीपींस जो है दोस्तों, फिलीपींस ग्रुप है द्वीपों का, तो द्वीप ग्रुप है, तो यहाँ पे भूकंप भी आता है, ज्वालामुखी भी आता है, बाढ़ भी आता है। तो यहाँ से लोग जो है माइग्रेट करके बाहर जाते हैं, विस्थापन होकर बाहर जा रहे हैं, ठीक। तो तीसरा हमारा गलत है कि अफ्रीका में आपदा के कारण नहीं हुआ। कहाँ पे हुआ है दोस्तों? एशिया में, ठीक है। तो आंसर होगा 1 और 2, क्योंकि 3 जो है गलत है, ठीक। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कौन सा था? 15। बोल रहा है विश्व की निम्नलिखित कोयला खदानों को उत्तर से दक्षिण दिशा में बताइए। तो ये हमारा उत्तर है नॉर्थ, और ये हमारा साउथ है। तो इसके बारे में बोल रहा है कि जो उत्तर है उसके बारे में लिखिए। तो रास पदस्काया कोयला खदान सुना है क्या इसके बारे में? मैं तो नहीं सुना हूँ। सराजी कोयला खदान नहीं सुना हूँ। संगटा कोयला खदान नहीं सुना हूँ। झरिया कोयला खदान सुना हूँ। ये खरी सुना हूँ कि कहाँ है? भारत में। बाकी के बारे में कोई आइडिया मुझे नहीं है। अगर नहीं आइडिया है तो इस क्वेश्चन को आप क्या करिएगा? स्किप छोड़ दीजिएगा, छोड़ दीजिए, क्योंकि जिसके बारे में आइडिया नहीं हो तो फिर आपको अरेंज करना है नॉर्थ से साउथ। इसमें आप गेस मत कीजिए। जिस क्वेश्चन में आपको कुछ आइडिया नहीं है, लॉजिक भी नहीं लगेगा, इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे? कुछ नहीं, तो इसको आप छोड़ दीजिए। समझ में आया? तो इसका जो आंसर हमने नेट पे देखा और प्राप्त किया, तो जो रासपदस्काया है ये आपका कहाँ है दोस्तों? रूस में, ठीक है। उसके बाद जो सराजी है वो कहाँ है आपका? ऑस्ट्रेलिया में। और संगटा है इंडोनेशिया में, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों बी, सबसे उत्तर में है रासपदस्काया, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा झरिया भारत, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, संगटा, और फिर आएगा ऑस्ट्रेलिया। अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे दोस्तों, विश्व का मैप, तो यहाँ पे आपका रूस, फिर इंडिया,
फिर इधर इंडोनेशिया और फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्थ से साउथ होगा। लेकिन अगर आपको पता था लोकेशन तभी मानिए, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते थे। ठीक, अगला देखते हैं। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है हमें, ब्लाइंड गेस अकड़ा बकड़ा बम्बे वो 80-90 पूरे 100 वैसे वाला नहीं मारना है। ठीक है, और याद रखिए अंदर से जब यूपीएससी में आवाज़ आए ना कि इसका आंसर ये हो सकता है, मुझे लग रहा है, तो एकदम क्षण भर के लिए आएगा, मतलब जस्ट स्ट्राइक करेगा, तो आप उसको मार दीजिए। ठीक, लेकिन अगर आप उसको ओवर थिंकिंग करेंगे कि यार नहीं मुझे ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, तब आप उसको उस समय छोड़ दीजिए। ठीक है, दूसरा, जब यूपीएससी में एक चीज़ होता है कि यार हमको लग रहा है कि ये वाला ऑप्शन होगा, तो क्यों लग रहा है, क्वेश्चन आता है क्यों आपको लग रहा है कि ये होगा। क्या आप ब्लाइंड गेस किए, अंदाजी आप लगा रहे हैं कि नहीं कहीं पे सुने थे, या फिर आप लॉजिक लगाएं। जब भी आप लॉजिक लगाइएगा, कोई फैक्ट के आधार पे इसको गलत कीजिएगा, सही कीजिएगा, तब आप जाइए कि हाँ सही है। नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं सुना गया है, कहीं पढ़ा गया है, तब आप उसको उसको अटेम्प्ट मत कीजिए। समझ में आया, लॉजिक लगाइएगा तो चांसेस है सही होने का। ठीक है, अगला है विकासशील देशों के शहरों में देखो, विकासशील देशों के शहरों में ग्राम से शहरी जो है प्रवासी होता है। आपको पता है कि गांव से लोग जाते हैं शहर में, जैसे बिहार से कहाँ गए, दिल्ली में। ठीक, अब एग्जांपल देखिए, बोल रहा है रोजगार के अवसरों का अभाव ग्रामीण से शहरी प्रवास के लिए एक अपकर्ष कारक के रूप में कार्य करता है। देखिए, जो प्रवास होता है दोस्तों, उसका जो कारक होता है उसका दो होता है, एक होता है अपकर्ष और दूसरा होता है उत्कर्ष। अपकर्ष मतलब कि जिस एरिया से आप जा रहे हैं वहाँ कुछ कमी है, जिस एरिया से आप जा रहे हैं वहाँ कुछ कमी है तभी आप जा रहे हैं। उत्कर्ष मतलब जिस एरिया में जा रहे हैं वहाँ कुछ अच्छा है। बात समझ में आया, दोनों में क्या डिफरेंस है। अपकर्ष मतलब जिस एरिया को आप छोड़ रहे हैं तो उसके छोड़ने के लिए कुछ कारण है आपके पास, क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं है। उत्कर्ष मतलब जिस एरिया में जा रहे हैं वहाँ पे कुछ अच्छा है इसीलिए आप जा रहे हो। जैसे कोई मज़दूर जा रहा है बिहार से दिल्ली, तो वो ये अगर सोच के जा रहा है कि बिहार में रोज़गार नहीं है, तब उसको हम अपकर्ष कारण बोलेंगे। लेकिन अगर वो मज़दूर इसलिए जा रहा है कि बिहार में दिल्ली में रोज़गार का अच्छा अवसर है, हमको रोज़गार मिल जाएगा, तो जब जा रहा है दिल्ली की तरफ, जब अट्रैक्ट हो रहा है जाने के लिए, क्यों, क्योंकि दिल्ली में अच्छा चीज़ है, तब उसको हम उत्कर्ष में बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि रोज़गार के अवसरों का अगर अभाव होता है तो जो गांव से लोग शहर में जा रहे हैं वो एक अपकर्ष कारक के रूप में। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, बस बाकी सब आपको एक्सप्लेन सही किया हूँ, बस टर्म में थोड़ा डिफरेंस हो गया। इसको बोलते हैं दोस्तों अपकर्ष। ठीक है, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं प्रतिकर्ष। ठीक है, देखिए प्रवास कारक दो होते हैं, एक होता है प्रतिकर्ष और दूसरा अपकर्ष। प्रतिकर्ष मतलब जिस एरिया को आप छोड़ के दूसरे जगह जा रहे हैं, तो जहाँ जिस एरिया को छोड़ रहे हैं वहाँ पे कुछ कमी होगा तभी आप उस एरिया को छोड़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा अपकर्ष का मतलब ये हुआ कि जिस एरिया में जा रहे हैं वहाँ कुछ अच्छा होगा। अगर कोई मजदूर बिहार को छोड़ के दिल्ली जा रहा है इसलिए क्योंकि बिहार में रोज़गार की कमी है, तो वो प्रतिकर्ष होगा। ठीक है, और कोई मजदूर दिल्ली जा रहा है ये सोच के कि दिल्ली में रोज़गार का अच्छा अवसर है, तो वो अपकर्ष कारण है। ठीक है, तो आप पढ़िए कि रोज़गार के अवसरों का अगर अभाव हो रहा है तो मतलब यहाँ पे अभाव है इसी में, तो ये कौन सा कारण होगा दोस्तों, प्रतिकर्ष, अपकर्ष नहीं होगा, अपकर्ष कारक नहीं होगा, ये गलत हो गया। फिर बोला अनियंत्रित प्रवासन के परिणाम स्वरूप शहरी क्षेत्रों में अवैध बस्तियों एवं झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण होता है। एकदम सही है कि अगर हम प्रवासन को अनियंत्रित ढंग से होने देंगे तो क्या होगा, झुग्गी झोपड़ी होगा। जिस तरह से पहले जो है सब लोग अभी भी जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तो किस लिए, सपनों की नगरी बोला जाता है। लोग अपना सपना पूरा करने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो सपनों की नगरी नहीं हो जाती है, वो क्या हो जाती है, दुःस्वप्न हो जाता है, दुःस्वप्न, है ना। तो वहाँ पे लोग जो गरीब होते हैं वो उसको जब रोज़गार नहीं मिलता है तो वो जहाँ तहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो अभी धीरे धीरे वो एरिया स्लम एरिया में झुग्गी झोपड़ी में बन जाता है। उसीलिए एक स्लम बन गया है धारावी, कहाँ पे, मुंबई में, जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। उसी तरह दिल्ली में भी स्लम बन रहा है। क्यों बन रहा है स्लम, अवैध झुग्गी झोपड़ी क्यों बन रहा है, क्योंकि जो प्रवासन हुआ है वो अनियंत्रित हुआ है, जैसे मन तैसे जिसको गया वो गया, सरकार भी कोई ध्यान नहीं दी तो उससे हो गया हुआ है। तो ये हमारा सही है, तो सही कौन सा होगा दोस्तों, केवल 2।
ठीक है, शुल्क होगा 2। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, शैल गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है शैल महीन कणों वाली अवसादी चट्टान है, ठीक है। और बोल रहा है शैल गैस के निष्कर्षण में गवार गम का उपयोग किया जाता है और शैल गैस के निष्कर्षण में बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, कौन सा सही है। तो देखिए हम आपको शैल के बारे में बता देते हैं, तब आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए शैल जो होता है दोस्तों एक तरह का पत्थर होता है, ठीक है। तो ये कैसा पत्थर है, तो जिस तरह कोयला बनता है उसी तरह शैल भी बनता है। तो कोयला कैसे बनता है, अवसादी रूप में। अवसादी क्या होता है कि सेडिमेंट्स जो कण होता है वो जमा इकट्ठा होते रहता है, इकट्ठा होते रहता है, इकट्ठा होते रहता है, तो एक लेयर बन जाता है और उस पर जब ऊपर से प्रेशर पड़ता है, बल पड़ता है, तो ये जाके चट्टान का रूप लेता है। उसी को हम लोग बोलते हैं अवसादी चट्टान, ठीक। तो शैल भी अवसादी चट्टान है और छोटे छोटे कणों से बने हैं, ठीक है। तो जब ये बनता है दोस्तों तो उसी समय इसमें क्या होता है, गैस जो है अंदर बंद हो जाता है, गैस शैल के अंदर, ठीक है। गैस बंद हो गया और बाहर नहीं निकल पा रहा है अभी नॉर्मल में, लेकिन ये जो गैस है इसको बोलते हैं शैल गैस, क्योंकि ये शैल के अंदर है और ये ऊर्जा का एक स्रोत है। किसका स्रोत है, ऊर्जा का। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ शैल गैस है, अब ये जो शैल होता है ना दोस्तों, ये शैल का पत्थर होता है, वो पृथ्वी के अंदर में रहता है। जिस तरह कोयला पृथ्वी के अंदर में पाया जाता है उसी तरह शैल भी अंदर में पाया जाता है, तकरीबन 2000 मीटर अंदर, ठीक है, 2 किलोमीटर के आसपास अंदर में। तो उसको अगर हमको निकालना है दोस्तों, तो उसके लिए अब ये पृथ्वी के अंदर है, ठीक है, कोई जमीन पत्थर है पृथ्वी के अंदर है, ये हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और अंदर में ये सब शैल गैस है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से हम लोग इसको ड्रिल करते हैं, छेद करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, फिर पानी का प्रेशर से हम इसको पत्थर को पूरा तोड़ देते हैं। तो जो गैस होता है वो बाहर निकल गया, क्योंकि गैस जो था पत्थर के अंदर था, गैस बाहर निकल गया, फिर हम लोग उसका यूज कर लेते हैं, उसी को शैल गैस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ता है, लेकिन पानी में कभी कभी उतना शक्ति नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी का जो विस्कोसिटी है, जो इसका पानी को हम लोग क्या करते हैं, गाढ़ा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गाढ़ा, और पानी में गाढ़ा कर देते हैं और पानी में मिला देते हैं थोड़ा थोड़ा कंकड़ पत्थर। जब कंकड़ पत्थर पानी में मिल जाता है तो उस कंकड़ पत्थर वाले पानी को जब हम अंदर डालते हैं तो वो जब इससे टकराता है दोस्तों शैल के टक से, इसको आसानी से तोड़ देता है। तो पानी को गाढ़ा करने के लिए हम लोग ग्वार गम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ग्वार गम। ग्वार गम क्या होता है, एक पेड़ का गम निकलता है गोंद टाइप, उससे हम लोग पानी में मिला देते हैं तो पानी गाढ़ा हो जाता है और उसमें फिर मिट्टी विट्टी डाल देते हैं थोड़ा सा पानी में, ताकि पानी में कंकड़ वंकड़ हो जाए। फिर वो पानी को जब हम डालते हैं इसमें तो फिर टूट जाता है पत्थर और इससे फिर शैल गैस निकाल के हम लोग यूज कर लेते हैं। बात समझ में आया। अब आप क्वेश्चन पढ़िए तो आपको तुरंत बन जाएगा। बोल रहा है शैल महीन कणों वाली अवसादी चट्टान है, सही है, बताया अभी। शैल गैस के निष्कर्षण में ग्वार गम का उपयोग किया जाता है, बताया अभी। शैल गैस के निष्कर्षण में बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, बता दिया अभी। तीनों सही है, तो हो जाएगा 1, 2 और 3। याद रखिएगा शैल गैस सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो दोस्तों वो है चीन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 18, ये बस्तियां भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में विभाजित है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पाड़ा, पाली, नगला आदि के नाम से जाना जाता है। ये बस्तियां प्रायः सामाजिक और निर्जातीय कारकों द्वारा प्रेरित होती है। इस प्रकार की बस्तियां हिमालय की निचली घाटियों और मध्य एवं निम्न गंगा के मैदानों में बहुतायत में पाई जाती है। उपयुक्त परिच्छेद में मानव बस्तियों के प्रकारों की पहचान कीजिए, ठीक है। हमें बस्ती का प्रकार बताना है। याद क्या रखना है कि सबसे पहले ये एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, मतलब कोई कुछ बस्ती यहाँ होगा, कुछ बस्ती यहाँ होगा, कुछ बस्ती यहाँ होगा, ऐसा। और एक बस्ती में बहुत सारे घर होंगे, ठीक है, बहुत सारे घर होंगे और एक बस्ती अलग अलग होगा। क्यों अलग होता है, क्योंकि सामाजिक और निर्जातीय कारण, समाज का कुछ होगा कि जाति के आधार पर बटा हुआ है, ऐसा। और ये कहाँ मिलता है, हिमालय की निचली घाटियों में और मध्य व निम्न गंगा में। तो दोस्तों ऐसी बस्ती को जो किसी आधार पे अलग अलग बटे होते हैं उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं परिक्षिप्त बस्तियाँ, ठीक है। उसके बाद एक टर्म इसमें होता है, एक मिनट थोड़ा ध्यान देंगे, 1 मिनट रुकिए ज़रा। तो वैसे 1 मिनट थोड़ा यहाँ पे रॉन्ग हो गया। वैसे बस्ती को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पल्ली बस्तियाँ। पल्ली बस्तियाँ को मतलब यही हुआ कि ग्रुप में रहते हैं और जाति वाति के आधार पे वो बटा होता है, ठीक है। पल्ली बस्तियाँ को हिंदी में हम लोग बोलते हैं दोस्तों
क्या बोलते हैं बताइए, तो उसको बोलते हैं हेमलेट। थोड़ा इसलिए मुझे थोड़ा मिस्टेक हो गया। हेमलेट मतलब होता है वो पल्ली, ठीक है, समझ में आया। हेमलेट तो मुझे पता था लेकिन उसका शुद्ध हिंदी नहीं पता था। पल्ली बोलते हैं। हेमलेट मतलब वही होता है कि अलग अलग सामाजिक आधार पे बस्तियों का विभाजन, ठीक है। जो गुच्छित बस्तियाँ होती है दोस्तों, गुच्छित बस्तियों का मतलब है कि वो ग्रुप में रहता है। जैसे एक गांव में, बड़ा सा गांव है, उसमें सब जाति धर्म के लोग एक साथ अलग अलग घर में रह रहे हैं, लेकिन घर जो है सटा हुआ है, उसको गुच्छित बस्तियाँ बोलते हैं। और गुच्छित बस्तियाँ कहाँ पे उनको मिलेगा, तो ये आपको जो देखिए ये आपको मिलता है गंगा वंगा के किनारे, पटना वटना यूपी ये। उसी तरह अर्धगुच्छित क्या होता है, उसी के जैसा होता है, लेकिन इसमें उतना सट के नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा दूर दूर रहता है। ये आपको राजस्थान गुजरात के एरिया में मिलता है, ठीक। और परिक्षिप्त बस्ती का क्या होता है, जो स्थिति है बहुत दूर दूर रहता है। एक बस्ती यहाँ रहेगा, दूसरा यहाँ रहेगा, तीसरा, मतलब बहुत दूर दूर छोटा छोटा घर रहेगा उसको, ये परिक्षिप्त बस्तियाँ कहलाती है। ये आपको पहाड़ी एरिया में मिलेगा, जैसे उत्तराखंड में मिल गया, मेघालय नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। समझ में आ गया, तो ये आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा 18 का ही, ठीक है। अगला देखते हैं, ब्लू फ्लैग प्रमाणन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बोल रहा है कि यह प्रमाणन केवल समुद्र तटों को प्रदान किया जाता है, लक्षद्वीप के किसी भी समुद्र तट को यह प्रमाणीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। यह प्रमाण पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। देखिए दोस्तों, दूसरा कथन पे विचार कीजिए, तो यहाँ पे लक्षद्वीप क्यों दिया, कुछ और भी तो दे सकता था, है ना। इसका मतलब लक्षद्वीप को प्राप्त हुआ होगा, लेकिन ये बोल दिया कि यार प्राप्त नहीं हुआ है, तो यानी ये लॉजिक लगाइए गलत होगा, है ना। कोई नहीं तो यहाँ पे यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी तो लिख सकता था, लेकिन लक्षद्वीप ही क्यों लिख दिया, लक्षद्वीप को मिला होगा, है ना। हमारा ये जो है गलत है। जैसे ही दूसरा गलत है, ये और ये ऑप्शन गया। अब चेक करना है कि एक और सही है कि नहीं। तो बोला केवल समुद्र तट को दिया जाता है, क्यों, और भी तो हो सकते हैं, बीच हो सकता है, उसके बाद और भी जैसे टूरिस्ट प्लेस हो सकता है, उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देंगे। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ, ब्लू मतलब क्या होता है पानी, फ्लैग मतलब झंडा गाड़ देना, और सर्टिफिकेट मतलब ऐसा झंडा गाड़ देना जो जहाँ पे पर्यावरण का ध्यान रख के डेवलपमेंट, पानी वानी का, समुद्र का डेवलपमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो हमारा ये भी गलत होगा। फिर ये इसको प्रमाणन पर्यावरण मंत्रालय नहीं देती है। अगर पर्यावरण मंत्रालय देती तो इसका बहुत आप लोग नाम सुनते हैं, लेकिन आप नाम सुनते हैं कि आप नाम किसका सुनते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण का सुनते हैं। कभी भी आप ब्लू फ्लैग का नाम उतना सुने नहीं, क्योंकि इसको मंत्रालय देती ही नहीं। अगर मंत्रालय देगी तो ढिंढोरा पीटेगी, जैसे बोलेगी ना, जैसे पीएम किसान आप नाम क्यों सुनते हैं, क्योंकि इसका एडवर्टीजमेंट आता है। स्वच्छ सर्वेक्षण क्यों सुनते हैं, क्योंकि दुनिया भर का एडवर्टीजमेंट आ रहा है। ब्लू फ्लैग का आपने कभी भी सुना है नहीं, कल हल्का फुल्का पढ़ते हैं आप। इसका मतलब मंत्रालय नहीं करते, मंत्रालय करती तो भौंक के बताती सबको, है ना। तो मतलब तीसरा भी नहीं होगा, तो कोई भी सही नहीं है, ना तो 1, ना तो 1, ना तो उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं 20। इस तरह लॉजिक लगा कर बनाएंगे तो बहुत जल्दी बनेगा और सही भी होगा। वर्ष 2021 के दौरान निर्यात के कुल मूल्यों में निम्नलिखित वस्तुओं को उनके हिस्सों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और कीमती धातुएं, कपास और तेल सहित खनिज ईंधन, ठीक है। तो बोला किसका भारत में जो हम लोग सामान सबसे ज़्यादा भेजते हैं बाहर, उसके बारे में। तो कपास, कॉटन तो नहीं भेजते ज़्यादा दोस्तों, कॉटन तो सबसे कम होना चाहिए, है ना। कॉटन कौन भेजता है, बांग्लादेश भेजता है और दूसरा देश भेजते हैं, इंडिया तो कॉटन उतना करता भी नहीं। तीसरा गया नहीं, तीसरा होगा सबसे लास्ट में, ठीक है। तीसरा क्या होगा सबसे लास्ट में, तो ये और ये गया, क्योंकि थर्ड जो होगा वो हम सबसे कम करेंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा क्या करेंगे दोस्तों, तेल सहित खनिज ईंधन हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो हमारा डायरेक्ट जो मिल गया वो हो जाएगा 4, 2, 1, 3, 4 होगा। उसके बाद हम लोग रत्न सबसे ज़्यादा भेजते हैं, बाहर बेचते हैं। फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल दवाएं, और फिर जाके कपास, ठीक है। तो 20 का आंसर होगा दोस्तों आपका सी, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। हिमालय अंतरीण बेसिन, विंध्य बेसिन और प्राणहिता गोदावरी बेसिन उपयुक्त क्षेत्रों में से किसमें संभावित गैस हाइड्रेट भंडार हैं। तो गैस हाइड्रेट क्या होता है दोस्तों, गैस मतलब कोई भी गैस रहेगा, वो मीथेन भी हो सकता है, जनरली मीथेन होता है। उसके इर्द गिर्द क्या होगा, बर्फ़, पानी हो जाएगा, पानी और फिर ठंडा होकर बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा और ये गैस अंदर में ही बंद हो गया। अगर फिर हमको गैस को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो बर्फ़ है उसको हम लोग निकाल लेंगे बाहर, तो गैस भी निकल जाएगा। फिर बर्फ़ को पिघला लेंगे तो गैस मेरा बाहर हो जाएगा। फिर इस गैस का हम लोग ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, गैस हाइड्रेट,
ठीक है। तो जहाँ जहाँ पानी रहेगा दोस्तों वहाँ पे गैस हाइड्रेट है। जैसे हिमालय में है, विंध्य बेसिन है, प्राणहिता गोदावरी बेसिन है, तो तीनों होगा मेरा, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में भी हमको मिलता है, दामोदर में भी मिलता है, कृष्णा गोदावरी महानदी, ठीक है। गुजरात के कच्छ एरिया में, असम में, क्योंकि वहाँ पे आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। तो जहाँ जहाँ नदी वहाँ वहाँ गैस हाइड्रेट, ठीक है। ठंडा एरिया रहे चाहे गर्म रहे, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति पापुआ न्यू गिनी से इंडोनेशिया, मलेशिया, अरब प्रायद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप होते हुए चिली के तट की यात्रा करता है तो पूर्व से पश्चिम के क्रम में निम्नलिखित जनजातियों के साथ उनकी मुलाकात का क्रम क्या होगा। तो देखिए, ये हमारा अगर इंडिया है दोस्तों, तो यहाँ पे इंडोनेशिया है, उसके बगल में पापुआ न्यू गिनी है, यहाँ पे हमारा क्या है सऊदी अरेबिया, और यहाँ पे हमारा क्या है अफ्रीका, यहाँ पे आएगा हमारा साउथ अमेरिका, और यहाँ पे आएगा मतलब हमारा चिली। तो हमारा अगर हम बोल रहे हैं कि हम जब ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं दोस्तों, चिल्ली जाएंगे तो कौन कौन सा जनजाति हमें मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है ओरांग असली। आपको पता होना चाहिए ओरांग असली कहाँ पे है दोस्तों, मलेशिया। मलेशिया यहीं पे है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर जाएंगे तो आप मलेशिया मिलेगा। मलेशिया में कौन जनजाति है, ओरांग असली। उसके बाद आप जब आगे जाएंगे दोस्तों तो आपको जनजाति मिलेगा सऊदी अरेबिया मिलेगा, सऊदी अरब। वहाँ जो जनजाति है वो है बेदुइन, ठीक है। और फिर आगे आगे जाएंगे तो अफ्रीका में मिलेगा हौसा। तो सबसे पहले मलेशिया में ओरांग असली मिला, फिर साउथ अफ्रीका में आपको क्या मिला, बेदुइन, और फिर मिला हौसा। तो आंसर होगा इसका 22 का दोस्तों बी। बात समझ में आया? 1 मिनट थोड़ा सा वो हो गया, तो अच्छा जल्दी जल्दी में थोड़ा गलत हो गया। बताया मैंने सही आपको। मलेशिया में कौन है आपका, ओरांग असली, फिर बेदुइन और फिर हौसा। ओरांग असली, बेदुइन और हौसा, ये होगा सी, ठीक है। अगला देखते हैं, रोपण कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। रोपण को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, प्लांटेशन। तो प्लांटेशन मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा खेत होता है, उसमें एक तरह का फसल को लगाया जाता है पूरे में, ठीक है। जैसे आपको पता है अंग्रेज़ जो है चाय का बागान लगाते थे, ठीक है। इसके अलावा कॉफ़ी का, गन्ने का, ये सब का खेती करवाते थे इंडिया में भी और बाहर में भी। और इन मज़दूरों को दास, जो आपका चलन होता था, दास व्यापार होता था, है ना, दासों का जो खरीद फरोख्त होता था, इंडिया से दास लेके जाते थे, फिर अफ्रीका से लेके जाते थे, और रोपण कृषि करवाते थे प्लांटेशन में। कौन करवाते थे, अंग्रेज। पहले इंडिया में नहीं होता था। पहले आपने सुना था कि बड़ा सा खेत होता था, हम लोग इंडिया के लोग क्या करते थे, बड़ा सा खेत या कैसा भी खेत रहे, अलग अलग चीज़ें उगाते थे। जैसे कभी चावल उगाए, बगल में उसका दाल उगा लिए, टमाटर उगा लिए, उसके बाद जो आलू उगा लिए, फिर बादाम उगा लिए, और फिर सबको मिला के खाना खाने का मजा, चाहे दाल भात चोखा बना के खा लिए। लेकिन जब अंग्रेज आया तो इनको ये घंटा ये इससे मतलब नहीं था। वो ये चाहते थे यार कि हमको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, तो अंग्रेज सब पूरा खेत को हटाओ, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ लगा दो, चाय लगा दो, कॉफ़ी लगा दो, नारियल लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो। इसी को हम लोग बोलते थे प्लांटेशन, जहाँ पे एक फसल लगाया जाता है। तो ये बोल रहा है कि प्लांटेशन जो रोपण कृषि जिसको बोलते हैं, या भारत की पारंपरिक कृषि है। पारंपरिक है नहीं, अंग्रेज लेके आया, यूरोपियन लेके आया, तो ये गलत होगा। तो पहला गलत है, तो मेरा ये भी गया, ये भी गया। अब दूसरा चेक करना है। बोला इसके लिए कुशल और महंगे श्रम की आवश्यकता होती है। महंगे नहीं, सस्ता श्रम लेके जाते थे दास को, और फ्री में लगभग या बहुत कम वेतन पे काम करवाते थे। तो महंगा श्रम की आवश्यकता होती है, और कुशल नहीं होती है। नॉर्मल जो भी कम पढ़े लिखे हैं वो भी कर लेंगे, ये भी गलत है। तो दूसरा भी गलत है, मेरा ऑप्शन सिर्फ एक ही बचा, सी कोई भी सही नहीं है। बोल रहा है एक खेत में एक साथ कई फसलें उगाई जा सकती है। कई फसलें नहीं, एक ही फसल उगाते हैं, है ना। अगला देखते हैं, मैंगनीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैंगनीज के संदर्भ में बताना है कि बोल रहे हैं यह बहुत कठोर और भंगुर प्रकृति का होता है। बोल रहे इसका प्रमुख अयस्क पायरोलुसाइट है। चिली में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार है, ठीक है। देखिए मैंगनीज क्या, आपको पता है कि जब लोहा होता है दोस्तों, उससे जब हम स्टील बनाते हैं तो लोहा उतना कठोर नहीं होता, हार्ड नहीं होता, स्टील बहुत हार्ड होता है। तो स्टील को, लोहा से स्टील बनाने के लिए हम लोग इसमें डालते हैं मैंगनीज। मैंगनीज क्या करता है, इसको कठोर कर देता है। तो मतलब कोई चीज़ कठोर दूसरे को तभी करेगा जब वो खुद कठोर होगा। तो मतलब ये सही है, यह कठोर और भंगुर प्रकृति का होता है। मतलब पहला सही है, तो मेरा ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इसमें पहला नहीं है। उसके बाद दूसरा देखना है, इसका प्रमुख अयस्क पायरोलुसाइट होता है।
नहीं पता है मुझे, ठीक है, मान के चलते हैं, ठीक है, मानना नहीं है, ठीक है, आपको नहीं पता है, छोड़िए। चिली में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार है। चिली में भंडार नहीं है मैंगनीज का, चिली में हमें जहाँ तक याद आ रहा है टीन बहुत मिलता है और थोड़ा कॉपर भी मिलता है, मैंगनीज उतना नहीं मिलता। मैंगनीज जो सबसे ज़्यादा मिलता है दोस्तों वो अफ्रीका में मिलता है, और अफ्रीका में भी कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। मतलब तीसरा गलत है, तीसरा गलत है तो ये भी कट गया। आप चेक करना 1 और 2, तो याद कर लीजिए आप कि इसका जो अयस्क होता है, एक अयस्क है पायरोलूसाइट, ठीक है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं लास्ट आज का, देखते हैं दोस्तों कि संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसको बोलते हैं GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान संशोधित, मतलब कुछ चेंज हो रहा है इसमें, ठीक है। उसके बारे में बोल रहा है, इसके तहत प्रदूषणकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध वायु गुणवत्ता सूचकांक के बजाय PM 2.5 और PM 10 की सघनता पर निर्भर करता है। बोल रहा है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या होता है, सबसे पहले हम ये बता देते हैं। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जब दिल्ली में ये वायु प्रदूषण बहुत हो रहा था, वायु प्रदूषण, तो दिल्ली ने सरकार को बोला था कि हम जो है एक एजेंसी बनाते हैं जिसका नाम होगा क्या था, EPCA, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कंट्रोल अथॉरिटी, वो पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण, ठीक है। इसको बोला गया था कि यार जब भी प्रदूषण बढ़े, जब प्रदूषण बढ़े तो कैसे पता चलेगा, AQI से। AQI को हिंदी में क्या बोलते हैं, वायु गुणवत्ता सूचकांक। तो बोला जब भी वायु गुणवत्ता सूचकांक बिगड़ेगा, ठीक है, तब हम कुछ एक्शन लेके आएंगे और दिल्ली का प्रदूषण कम करेंगे। जैसे हम करेंगे कि गाड़ी इस दिन इतनी गाड़ी से अधिक दिल्ली में नहीं जाएगी, फिर कंस्ट्रक्शन जो है, निर्माण कार्य, उस पर हम लोग पाबंदी लगा देंगे। उसके बाद और भी जिस कारण से वायु प्रदूषण होता होगा उसको हम लोग कम करने के लिए कुछ एक्शन करेंगे, उसी को बोलते हैं GRAP। समझ में आ गया, कौन बोला था, सुप्रीम कोर्ट। वायु प्रदूषण के लिए EPCA बॉडी बनेगी और वो कंट्रोल करेगी कि प्रदूषण कम हो, ठीक है, समझ में आया। और ये कहाँ का है, किस एरिया के लिए, NCR, दिल्ली के लिए, और अगल बगल जो एरिया होते हैं उसके लिए, ठीक है, पूरे इंडिया के लिए नहीं है। फिर सरकार ने क्या किया, देखा गया दिल्ली में आपको पता है कि वायु प्रदूषण नहीं कम हो रहा था, तो सरकार इसको ख़त्म कर दिया, इस संस्था को ख़त्म कर दिया। और संस्था को ख़त्म करके एक नया संस्था बनाया कानूनी रूप से, ठीक है। उसका नाम है दोस्तों, थोड़ा नाम ध्यान देंगे तो उसका नाम है CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, याद रहेगा, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। ये बनाया सेंटर EPCA को ख़त्म करके। तो जो संशोधित हमारा GRAP बना है, चेंज होके, उसमें EPCA नहीं रहा, ठीक है। अब पढ़िए, आप बोले इसके तहत प्रदूषणकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध वायु गुणवत्ता सूचकांक के बजाय इसके सघनता पर नहीं, वायु गुणवत्ता सूचकांक के पे निर्भर करता है, ठीक है। ये गलत होगा, अभी बताया ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स जब ऐसे बिगड़ेगा तब तुरंत एक्शन में आती थी कौन, EPCA, अब उसकी जगह CAQM आएगी। बोला पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण, इसी को बोलते हैं EPCA, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कंट्रोल अथॉरिटी। बोल रहा है इसे लागू करने के लिए नामित एजेंसी है, पहले ये एजेंसी थी, लेकिन जब से ये संशोधित GRAP आया, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, अब जो है ये ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब कौन आ गया है, CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। दोनों गलत है, तो हमारा सही होगा, आंसर होगा दोस्तों, ना तो एक सही है और ना तो दो सही है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हिंदी मीडियम के लिए डिस्कशन मैं लेके आया 0 IAS के चैनल पे, ठीक है। आज हम लोग ज्योग्राफी कर रहे थे, आज 16 मार्च है, तो आप लोग देखिए दोस्तों, आज ज्योग्राफी का हम लोग टेस्ट कर रहे थे, ठीक है, 16 मार्च का। फिर कल हम लोग एक नए टेस्ट में मिलते हैं, ठीक है, 0 IAS के प्लेटफॉर्म पे। तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिंदी मीडियम वाले खासकर, और चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे लगता है कि ऐसा चैनल पूरे यूट्यूब में हिंदी मीडियम के लिए नहीं होगा, ठीक है। जिस तरह से डिस्कशन हो रहा है, देखिएगा इसका पॉजिटिव रिजल्ट हिंदी मीडियम वाले को मिलेगा, क्योंकि मेरा सपना है कि हिंदी मीडियम के बच्चे जिसका कम सिलेक्शन होता है इंग्लिश मीडियम के कंपेयर में, उनका भी सिलेक्शन मीडियम इंग्लिश मीडियम के बराबर हो, क्योंकि मीडियम के अभाव में किसी का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए दोस्तों, और ख़ासकर संसाधन के अभाव में, ठीक है। तो पढ़ते रहिए माँ बाप का आशीर्वाद से और भगवान के प्यार से, और मेरे मेहनत और आपकी मेहनत से हम लोग खुद दोनों मिल के UPSC को क्रैक करेंगे, चाहे वो सिविल सर्विस हो या EPF हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मैं थक चुका हूँ अब, ठीक है। कल मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों।